देंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा उसको मतलब बास का ना अप्लाई करे, या हम कलर का नाम देते हैं तो हो सकता है कि वो ब्राउज़र को ना समझ आए कलर का नेम। लेकिन जो कोड होता है हेक्साडेसिमल मोस्टली यही यूज़ होता है, तो ये ब्राउज़र फौरी तौर पे समझ आता है। तो जो प्रैक्टिस है ज़्यादातर वो हेक्साडेसिमल की है और उसके बाद आरजीबी की है, और लास्ट पे हम लोग कलर का नाम अगर ज़रूरत पड़े तो। समझ आ रही बात? यानी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो हेक्साडेसिमल कोड को दी जाती है। ये आप लोगों ने करना, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, ये हम लोगों ने अप्लाई कर लिया था। अब मज़ीद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बाकी यहाँ पे देखिएगा कलर्स के नेम दिए हुए हैं, इसने और भी कलर्स के नेम है, एक्वा है, ब्लैक है, ब्लू, ये फुशिया है, ग्रे है, ग्रीन है, लाइम, मैरून, नेवी, ऑलिव, पर्पल, रेड, सिल्वर, टील, वाइट, येलो वगैरह। तो ये कलर्स के नाम दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं। तो इसके अलावा आरजीबी में रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू 0 से लेके वो कह रहा है 255 तक। 0 से मुराद नन होता है और 255 फुल वैल्यू है उसकी। तो यानी वो शेड चेंज करता रहता है। यानी अगर हम लोग देखिएगा, एक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, हम सिर्फ रेड देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फुल रेड अगर देना है तो 255 इसको कर देंगे, और इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, और इसकी वैल्यू भी 0 कर देंगे। तो अकेला रेड हम लोगों ने इनेबल कर दिया है। तो अब चेक करते हैं इसको, ये देखें ज़रा, समझ आई बात? जी सर। यस सर। इसी तरह से अगर यानी रेड की शेड आप कम करना चाह रहे हैं, इसको फर्ज करें मैं दे देता हूँ 150 वैल्यू दे रही है, इट मीन्स के रेड की शेड को कम ज़रा दिखाओ, तो ये उसने उस लिहाज से शो कर दिया है। तो रेड फुल जो है वो 255 पे होता है। अगर हम सभी को जीरोस दे देते हैं तो तमाम के तमाम जो हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। 0 से मुराद या नन होता है या टोटली ब्लैक, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो वही है। अगर इसको हम 255 दे देते हैं ग्रीन को, तब ये फुल ग्रीन जो है इसको शो करेगा, देखें। यस सर। तो इस तरह से ये कलर्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, समझ आ गई है ना बेटा? यस सर। नेक्स्ट है ग्रुपिंग स्टाइल्स। तो हम लोग कोई भी जो स्टाइल्स हैं उनको ग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये पैराग्राफ को भी यही H1 के लिए भी यही, H2 के लिए भी यही, क्या कलर जो है वो ग्रीन कर दिया जाए। लेकिन H2 के लिए वो कह रहा है जी बैकग्राउंड कलर येलो है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा है, यानी ऊपर हम लोगों ने अगर अप्लाई किया है तो H2 में सिर्फ बैकग्राउंड भी दे रहा है और साथ ग्रीन भी दे रहा है। यानी तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, ग्रीन कलर में शो करो। लेकिन H2 की सिर्फ प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी बैकग्राउंड को येलो भी कर दो। तो H2 जब यूज किया तो यहाँ पे उसने जो है बैकग्राउंड वो येलो कर दी, लेकिन जो कलर है फोरग्राउंड वो ग्रीन ही रहा। जबकि ऊपर जो है पैराग्राफ के लिए वो उसने सिर्फ ग्रीन शो किया। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये समझ आ रही है स्लाइड आप लोगों को कि नहीं? यस सर। नहीं सर, मुझे नहीं आ रही। ओके, चलें इसको भी समझ लेते हैं। ये इस तरह से है कि फर्ज करें ये मैं पैरा अब हटा रहा हूँ, या इसको चलें रहने देते हैं, पैरा को रहने देते हैं। हम ये क्लास ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। जैसे क्लास ख़त्म करेंगे, पी के लिए हमने क्लास को ख़त्म कर दिया है, तो यहाँ पे जितनी भी हमने जो उसके ऊपर अप्लाई किया था स्टाइल वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म कर दिया उसने। तो अब हम नई जो है वो क्लास बनाते हैं, नया रूल बनाते हैं। रूल ये है, ये वाला रूल, तो पैराग्राफ बना रहे हैं, H1 के लिए भी बना रहे हैं, H2 के लिए, और हम चाहते हैं कि
अगर पैराग्राफ पे अप्लाई किया जाए H1 के H2 किया जाए, सब पे कलर जो है ब्लू आना चाहिए। ये माइक किसी का खुला हुआ है, माइक जी सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी, उसी वजह से। हाँ, माइक ऑफ करें अपना। अच्छा, ये देखिएगा पैराग्राफ H1 और H2 ये तीनों को एक ही प्रॉपर्टी दे दी गई, कलर जो कि ब्लू कर दिया गया। अब हम नीचे अगर यूज करेंगे पैरा को, ये पैरा हमने दिया हुआ है, ऊपर हमने पी रख लिया है, तो ये पैरा पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पी जो है वो पैरा को एलिमेंट है, तो पैरा का एलिमेंट है। अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करवाते हैं, तो ये देखें इसने ब्लू शो कर दिया इसको। इसी तरह से अगर हम लोग H1 कहीं पे कोई लेते हैं H1, तो दिस इज हेडिंग हेडर 1 स्टाइल H1 क्लोज्ड, ये देखिएगा ये भी ब्लू ही है। अगर हम लोग H3 लेते हैं, H3 इज हेडर 3 स्टाइल, कौन सा कलर शो करना चाहिए इसको? ब्लू सर कोई भी नहीं, ब्लू। नहीं, ब्लैक ही शो करेगा। ब्लैक शो होगा सर। हमने ऊपर जी सर। सिर्फ इसको अप्लाई किया है P के लिए, H1 के लिए और H2 के लिए ब्लू कलर को अप्लाई किया है, H3 के लिए तो किया ही नहीं है। नहीं समझ जी। आई बात? लग गई सर। सर आ रही है। तो स्टाइल H2, तो अब कौन सा अप्लाई करेगा इस पे, हेडर 2 पे? ब्लू सर, ब्लू करेगा अब। ठीक हो गया, तो अब ब्लू को वो अप्लाई कर रहा है। यानी तीन चीजों के लिए हमने सेम प्रॉपर्टी रख दी। इसको कहा जाता है ग्रुपिंग कर देना, यानी ग्रुप पूरा बना दिया। इस पूरे ग्रुप को के लिए जब भी इनको यूज किया जाएगा, कलर कौन सा आ जाए? ब्लू कलर आ जाए। समझ आ रही बात? लेकिन Yes, sir. इनमें से सिर्फ जो H1 है, इनमें से सिर्फ H1 जो है उसकी एक और प्रॉपर्टी आ जाए, या चलें H1 के लिए ही रख लेते हैं। H1 की प्रॉपर्टी और क्या है? यानी एक तो सभी के लिए सेम है, कलर है ब्लू, लेकिन H1 के लिए एक और चीज आ जाए, बैकग्राउंड कलर। बाकी के लिए नहीं है वो, बैकग्राउंड कलर। तो ये हम इसको दे देते हैं, फर्ज करें येलो दे देते हैं सिर्फ H1 के लिए, और ऊपर भी H1 उसका हिस्सा है। यहाँ पे किस लिहाज से हिस्सा है कि कलर ब्लू होना चाहिए, यहाँ पे क्या है कि बैकग्राउंड येलो होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एग्जांपल थी हमारी। तो सिर्फ उसने जो H1 है उसको उसने येलो बैकग्राउंड दे दी, बाकी को किसी को इफेक्ट नहीं किया। बाकी में सभी में क्या प्रॉपर्टी थी कि कलर उनका ब्लू था, जबकि H1 का भी कलर ब्लू ही है। यहाँ पे देखेंगे H1 का कलर भी ब्लू ही शो हो रहा है, लेकिन इसकी जो एक और प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी अलहदा से, हमने कहा कि इसको येलो भी बना दो। तो ये होता है जी ग्रुपिंग करना। समझ आ गई बात? जी सर। Yes, पूरे sir. पूरे ग्रुप को आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी हो तो इस तरह से कर सकते हैं, और इसमें कोमा से फिर इसको सेपरेट कर देते हैं, नामों को कोमा से सेपरेट कर दिया जाता है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन था जी, सर, हम इधर ग्रुप में H1 और H2 यूज करें, अगर हम इसी क्लास के अलावा किसी और क्लास में H1 यूज करेंगे तो फिर उसमें तो ये प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी ना? नहीं, किसी और क्लास में क्या मतलब, क्लास तो नहीं अब बना रहे, क्लास बनती है डॉट के साथ। जी सर। ये तो हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को पे अप्लाई कर रहे हैं चीजें। ओके सर। मैंने दो तरह से बताई हैं कि एक आप लोग डायरेक्ट एलिमेंट्स पे अप्लाई कर देते हैं, उनके लिए रूल बना देते हैं। ये H1 पे रूल बना दिया, ये P H1 H2 पे रूल बना दिया। ये क्या है? ये बेसिकली टैग्स हैं, हमारे एलिमेंट्स हैं HTML के। तो इन पे बराह रास्त जब भी इनको यूज करेंगे कहीं पे भी, तो बराह रास्त इन पे अप्लाई होगा। जबकि पिछली एग्जांपल में हमने क्या किया
हमने एक क्लास क्रिएट कर ली पैरा के नाम से, और उस पे अप्लाई क्या किया, उसको किस पे अप्लाई किया था, पी पे अप्लाई कर दिया, सिर्फ एक पी पे, तो बाकी पे अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जी सर, क्लियर हो गया। जी बेटा। तो क्लास जो है वो किसी और तरह से बनती है। क्लास का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने एलिमेंट्स को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, हम किसी भी एलिमेंट पे वो चीज़ यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उसको यानी यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर दिया कि H1 जब भी यूज़ होगा, H2 जब भी यूज़ होगा, उसका कलर ब्लू ही आना चाहिए। पैराग्राफ जब भी होगा कलर उसका ब्लू ही आना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। तो क्लास बनाने से हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि अब फर्ज करें मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर देता हूँ डॉट के साथ, फर्ज करें यहाँ पे मैं इसका अगेन नाम रख देता हूँ पैरा। तो अब सभी के लिए वहां से खत्म हो जाएगा, लेकिन H1 के लिए अभी पड़ा है। H1 की बैकग्राउंड सिर्फ येलो रहेगी, बाकी सभी पे खत्म हो जाएगा वो, जो हम लोगों ने ये देखेगा बाकी सारे ब्लैक हो गए, कलर्स को उसने ब्लैक कर दिया है। क्यों किया है? स्टाइल उसने खत्म कर दिया है। रीजन क्या है? हमने एक क्लास बना दी है, अब क्लास को जहां भी हम लोग यूज करेंगे वहां पे ये अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ आ गई बात? जी सर। जी सर। यस सर। कि उस क्लास को फर्ज करें मैं H2 में यूज कर लेता हूँ, क्लास इज इक्वल टू पैरा। जहां भी अब हम लोग इंडिपेंडेंट हैं कि जब हमने ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ये वाला रूल, तो इसको हम क्लास का नाम देके किसी भी एलिमेंट के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट हो गए हम लोग। तो ये देखें, क्या ख्याल है? समझ आई बात? जी सर। जी सर। यस सर। तो बाकी H1 और H3 में उसने उसको नहीं किया, ब्लू नहीं किया। और अगर हम उनको भी करना चाहें तो यहाँ पे भी सेम क्लास वही अप्लाई कर दें, यानी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर हम लोगों ने क्लास का नाम नहीं रखा तो बल्कि एलिमेंट्स का नाम दे दिया, तो फिर तो वो फिक्स हो गए एलिमेंट के, ये कलर आना ही आना है, यही होगा कलर। ये फर्क है दोनों में। ठीक जी समझ आ सर। गई? ओके सर। जी। अच्छा, ये हो गया था जी, ग्रुपिंग हमने करके देख ली स्टाइल्स की। उसके बाद देखते हैं ये कलर्स के नेम हैं, कुछ जो बेसिक कलर्स हैं, और इनके साथ कोड उसने दिए हुए हैं। मसलन मैरून है, ये देखें RGB में हेक्सा कोड इसका क्या है, और रेड का हेक्सा कोड देख लें, ऑरेंज का देख लें, येलो का है, ऑलिव है, ग्रीन है, पर्पल का। ये यहाँ पे कुछ उसने कोड्स दिए हुए हैं वैसे एग्जांपल के तौर पे। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग कहाँ से ये कोड्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक स्लाइड भी है एग्जांपल, इसमें RGB भी है और इसमें कलर्स के नेम भी हैं, और इसके अलावा हेक्साडेसिमल कोड भी है। समझ आ गई बात? जी सर। एक्सक्यूज मी जी सर। सर। जी बेटा। सर डिफॉल्ट में हमारे पास जो कलर की कोडिंग है उसमें मैक्सिमम वैल्यू किसी कलर की क्या होती है? जैसे मिनिमम 0 है ना, तो मैक्सिमम 155 है या 125 128 क्या है ये? किसमें, RGB में या हेक्सा में? सर RGB में, RGB में मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू अगर हमें सिर्फ एक कलर चाहिए तो। बेटा 255 का मैंने कितनी मरतबा ही बताया, अभी जब अप्लाई किया था तो मैंने बताया है। सर एक्चुअली यहाँ पे 128 भी लिखा हुआ है तो नहीं। हो रही थी नेवी वाले में। कहाँ पे? नहीं, वो और चीज है बेटे, वो उसने नेवी बनाने के लिए किया है ना उसको। अगर तो इसको हम 255 दे देंगे तो वो फुल ब्लू हो जाएगी ये वाली। ये देखो जरा, नेवी से पहले ब्लू देखो, 255 है तो ये ब्लू है। नेवी कैसे बन रहा है? यानी ब्लू की डार्कर शक्ल है,
अगर हम कम करते जाएंगे तो वो ब्लैक की तरफ जाता है, ब्लू कलर। और अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे वैल्यू को, यानी 255 मैक्सिमम है, तो वो लाइटर की तरफ जाता है। ये लाइटर है, मैक्सिमम लाइटर ये है, ब्लू कलर। समझ आ रही बात? जी सर। सर चाइल्ड क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जब तक हम उनकी पेरेंट क्लास नहीं लगाते तो वो तब तक उनको स्टाइलिंग नहीं कर सकते। तो सर समटाइम्स वो ऐसी हो जाती हैं, कभी कभी नहीं होती, तो वो उसका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। मैं वो जब उसको रीड करेंगे ना, लर्न करेंगे, मैं समझा दूंगा बेटे, अभी फिलहाल उसको रहने दो। अच्छा ये देखिएगा सर वो आगे है और जी जी बिल्कुल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक सर। अच्छा ये ब्लैक देखिएगा, तो ये ब्लैक में तीनों उसने जीरोस कर दिए, तो इस तरह से ये अप्लाई होता है। अच्छा कमेंट्स हम लोगों ने कर लिया था कि नहीं किया? कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बेसिकली ऐड किए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ये होते हैं प्रोग्रामर की हेल्प के लिए, यानी हमारी अपनी हेल्प के लिए, या यही प्रोग्राम कोई और बंदा ये वाला कोड देखता है तो वो इसको चेक कर सकता है कि यानी उसको समझ आ जाएगी कमेंट्स की मदद से कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। किधर जा रहे हैं? क्यों? चलो ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिएगा कि अब हम कमेंट्स को ऐड करेंगे। चलो कोई नहीं, कमेंट्स को ऐड करेंगे। कमेंट्स कैसे ऐड किए जाते हैं? एक तो है कि स्टाइल के अंदर, यानी CSS के अंदर कमेंट्स को ऐड करना हम देखते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं एक लाइन दे देता हूँ, यानी इसी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है बेसिकली। ये मैंने कलर का नाम कैसे दिया है, फर्ज करें तो इसको इस तरह से देंगे, /**, दिस इज ग्रीन कलर, बल्कि रेड ग्रीन, हाँ ग्रीन है, ग्रीन कलर। ग्रीन है कि ब्लू है? सर ग्रीन है। ग्रीन है सर, ग्रीन है। दिस इज ग्रीन कलर कोड इन RGB। ये देखें, अब हमने इसको लिखा है और इसको यहाँ पे इसी तरह से क्लोज कर देना। ये है CSS में कमेंट लिखने का तरीका। इसको ब्राउज़र जो है वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है, यानी इसका हमारे जो आउटपुट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे। फॉलो कर रहे बात? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये है जनाब हमारा कमेंट, इसको हम लोग कमेंट कहते हैं। अच्छा इसी तरह से फर्ज करें ये हमने फ़ॉन्ट साइज दिया हुआ है, इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास को डिफाइन किया, हालांकि इसके अंदर ही हम लिख रहे हैं, लेकिन इसको क्या करेगा ब्राउज़र, क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। /**, दिस इज क्लास नेम। तो ये बेसिकली यानी कोई दूसरा प्रोग्रामर पढ़ेगा या कभी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो कोड के अंदर जो मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखे होते हैं, कमेंट लिखे होते हैं चीज़ों के मतलब, कोड के मतलब, उसको हम कमेंट्स कहते हैं। और इनको ब्राउज़र जो है, चूँकि हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो ब्राउज़र है वो इंटरप्रेट करता है इनको, HTML को, हमारी जो CSS है और हमारी जावास्क्रिप्ट। आप देखें हमने कोई और चीज़ अभी तक इंस्टॉल नहीं की, हम कोड लिखते हैं और ब्राउज़र के पास चले जाते हैं, ब्राउज़र हमें आउटपुट दे देता है। यानी ब्राउज़र इन तीनों लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट करता है या रीड करता है बराह रास्त। तो कमेंट्स जो होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या HTML में भी ये कमेंट्स हैं? तो आंसर है यस, उसमें भी कमेंट्स हैं, मौजूद हैं। HTML के अंदर कमेंट्स देने के लिए हम HTML के अंदर जाते हैं। HTML कहाँ पे होती है? ये जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर हम लोग चले जाते हैं, वैसे कुछ लिखेंगे। अगर हम कुछ भी यानी टाइप करते हैं, फर्ज करें ये मैंने ऐसे दे दिया, लेट्स सपोज, ये मैंने उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, मैंने ब्रैकेट्स दी, तो
ये देखें ब्रैकेट्स को उसने शो कर दिया। यू फॉलो? समझ आ रही बात? जी सर। यस सर। अब कमेंट बनाना है, इसी को कमेंट बना देते हैं। तो HTML कमेंट कैसे होगा? ये होगा जी, एक्सक्लेमेशन आएगी, 2 डैशेस आएंगे इसके बाद, दिस इज एग्जांपल ऑफ HTML कमेंट। तो यहाँ पे 2 डैशेस अगेन, और ये एक टैग भी बन गया, ये देख लें। तो इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। HTML में इस तरह से कमेंट दिया जाता है, यानी हमने क्या किया, ये आप लोगों को लाजमी देना पड़ेगा स्टार्टिंग पे, और ये एंडिंग पे देना पड़ेगा। तो ये इग्नोर हो जाएगा। अब देखिएगा, इग्नोर हो गया, नहीं उसने शो किया। हालांकि HTML में कुछ भी हम देते हैं वो उसको शो कर देता है। समझ आ रही है ना बात? चाहे इसको आप H1 में दे दें, H1 में दे देते हैं इसी को, H1 के अंदर H1, ये नहीं शो करेगा। किस चीज को शो करेगा? जो इसके अलावा है, अदर। ये देखो अदर मैंने लिखा है कमेंट से बाहर। समझ आ रही है बात? H1 और अदर पहले, तो अदर को शो कर देगा, लेकिन हमें जो हमारा कमेंट हमने किया हुआ है उसको शो नहीं करेगा। तो आपने कोई भी चीज इस तरह से एक्स्ट्रा देनी हो कोड के अंदर, कोई हेल्प के तौर पे, कोई टिप के तौर पे, तो यानी कमेंट के तौर पे, तो आप लोगों ने इस तरह से कोड लिखना है। तो इस चीज को कहा जाता है कमेंट। कमेंट्स जो हैं ये हर लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर। जी अच्छा, सर। आप लोग Yes, sir. ये 3-4 आवाजें आती हैं बेटे, बाकी लोग परेशान तो नहीं होते हैं? क्योंकि ये अब हमारी जो इंटरेक्शन है वो या तो बराह रास्त हो रही हो, तो मुझे एक तो होता है कि क्लास के अंदर अब जितना मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो शक्ल देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के बेसिकली पता चल जाता है कि बच्चा जो है उसको समझ भी आ रही नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे कोई मुझे आइडिया नहीं होता, तो सिर्फ आवाज़ें आती हैं। तो बाकी बच्चे बिल्कुल खामोश रहते हैं, ये 4-5 बच्चे सब बोलते हैं, बाकी आवाज़ें नहीं आती हैं। तो इसका दो ही मतलब है, या बिल्कुल समझ नहीं आ रही या कुछ ना कुछ आ रही है, तो बस इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है। क्यों जी? यस सर, ऐसे ही है। सर सो रहे होंगे यहाँ तो। नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ज्यादा समझ आ रही है। सर समझ आ रही है, सर, लेकिन क्लास हम ना डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना चाहिए। सब बोलने लग पड़े तो फिर इधर डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ। सर हमारी तरफ से वो बोल देते हैं, इसे हम बोलते नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, सोई होती है आधी हवा। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता। वैसे पाकिस्तानी अक्सर सो भी जाते हैं, लेकिन यानी मीटिंग चला के, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया करें। वो बात ठीक है, डिस्टरबेंस तो है, लेकिन जब एक चीज़ कही जाती है कि क्या आपको समझ आ रही है, देखें टीचर कोई भी जब ये चीज़ें पूछता है ना इस टाइप की, यानी अब ये तकिया कलाम ही एक लिहाज से बन जाता है। हम लोग अक्सर क्लास में यही पूछते हैं, बेटे समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है, ओके ओके, या कुछ ये मतलब गॉट इट वगैरह मुख्तलिफ लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं। उसका मतलब ही यही होता है, बाज़ का बंदा जो है ना वो ज़हनी तौर पे कहीं और होता है, तो वो यकदम है टीचर ने क्या कहा है, मुझे वाकई समझ भी आ रही कि नहीं आ रही। तो ये होता है कि जब आपका जहन फुली इधर होगा तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख रहे होंगे, तो तब आपको वाकई समझ आएगी, और आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं जैसा मैंने पहले बोला है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस जी सर। यस सर सर। वैसे भी बैक बेंचर्स जो हैं वो कम ही बोलते हैं। हाँ जी, ये बात सही है। मसला पता क्या होता है, असल में बैक बेंचर की बात आप सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन हमारी कौम को करने की जो है ना वो
आदत नहीं है हमारे, हमने इस चीज की ट्रेनिंग ही नहीं की कौन की क्वेश्चन Yes. करने की। और एक तो ये है, यानी क्वेश्चन करना बुरा समझा जाता है। और बास का तो होता भी एक छोटा सा फर्क होता है, बदतमीजी और क्वेश्चन जो आपका है, तो उसको अदब के दायरे में ये होता है कि क्वेश्चन तब पैदा होता है बंदे में, तब बंदा पूछता है जब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, यानी वो सीख रहा है चीज को, उसके अंदर फिर क्वेश्चन होता है, वो सोच रहा है उस चीज के बारे में, तब क्वेश्चन पैदा होता है। जब आप चीजों को सोचेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं पैदा होगा। क्वेश्चन हमेशा तभी होता है जब आप चीज के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर क्लास हटा दें, ये वाली जो हमने दी है इसको मैं डिव कर देता हूँ, इसके गेट डिव लगा देते हैं, अब हो जाएंगे डिव स्टार्ट और डिव जो है यहाँ पे एंड। ये डिव अभी हम लोगों ने करनी थी बेसिकली, इसी के अंदर हम लोग सारा जितना भी है वो वर्किंग करेंगे। अब विड्थ और हाइट अप्लाई, पहले तो उसी को देख लेते हैं कि जो हमने क्लास भी अप्लाई करनी है, तो डिव के अंदर क्लास को अप्लाई करेंगे। क्लास इज इक्वल टू पैरा, और पैरा के अंदर फर्दर एक पी का टैग हमने दे दिया है, तो फर्क क्या पड़ेगा? इसको चलें वही दे देता हूँ मैं 1140 पिक्सल और हाइट जो है ये 400 पिक्सल। अच्छा, एक और हमने क्या किया, यहाँ पे ही बैकग्राउंड कलर भी देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो ये नीचे वाला मैं खत्म कर रहा हूँ, नीचे वाला सिर्फ बैकग्राउंड कलर आ रहा था H1 के लिए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। देखें जरा। जी सर अभी हुआ। तो उसके अंदर हमने पैरा अप्लाई कर लिया, उसी के अंदर हमने हेडिंग को अप्लाई कर लिया है, समझ आ रही है? तो ये सेक्शंस बेसिकली हमारे बन जाते हैं, डिव की मदद से हम लोग सेक्शंस बनाते हैं मुख्तलिफ। और इसको को क्या करें जी, फ़ॉन्ट स्टाइल हमने दे दिया, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। चल और फिलहाल इसको पैरा पे रहने देते हैं, डिव को मैं ख़त्म करवा रहा हूँ यहाँ से। ये जो क्लास हमने अप्लाई की थी इसको पैरा पे ही अप्लाई कर देते हैं। तो डिव जो है बेसिकली डिवीजन के लिए यूज़ होता है, और डिवीजन हम लोग कहीं पे भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जितना भी आजकल का लेआउट है, मैंने क्या बोला था कि पहले जो लेआउट था पेज का वो बनाया जाता था आपके टेबल के अंदर, सारे का सारा मैनेज किया जाता था, और अब क्या किया जाता है, अब डिव के अंदर किया जाता है। सही है जी सर। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि जिनकी मदद से हम उसको अप्लाई करते हैं। ओके, ये हो गया, ये दोबारा से वही चीज़ आ गई, यानी हमारे पास अब क्या है बेटा, ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, पैराग्राफ। और सेकंडली हमने इसी क्लास को और किसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, H2 के ऊपर भी अप्लाई किया है, दिस इज हेडर टू स्टाइल, इसी को हमने यहाँ भी अप्लाई किया हुआ। तो दो जगहों पे हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है जहाँ जहाँ पे हमने क्लास को अप्लाई किया है। यू फॉलो? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो उसने फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर जॉर्जिया दिया हुआ है पैराग्राफ के लिए, और हेडिंग स्टाइल के लिए उसने कोरियर न्यू दिया हुआ है।
तो ये कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी। ये पैराग्राफ के लिए आउटपुट है और ये हेडिंग स्टाइल 2 के लिए है। ओके, तो हेडिंग इस तरह से आएगी और जो पैराग्राफ है वो टेक्स्ट यानी फ़ॉन्ट फैमिली है। तो फ़ॉन्ट फैमिली भी आप लोग आसानी से आप अपने ऑफिस या जो भी आपके पास फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हैं वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? यस सर। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं बेसिकली फ़ॉन्ट्स, पता है? सी ड्राइव के अंदर जहाँ विंडोज़ इंस्टॉल होती है वहाँ पे फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हुए होते हैं। वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से फ़ॉन्ट्स हैं। तो जिनको विंडोज़ आपका सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो यस ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट बल्कि वही है, मोर अबाउट फ़ॉन्ट फैमिली। यहाँ पे 3 उसने फ़ॉन्ट्स के नेम दिए हुए हैं। पैराग्राफ है, फ़ॉन्ट फैमिली दे दी, इसमें गैरामोंट दे दिया, टाइम्स न्यू रोमन एंड सेरिफ 3 दे दिए इसने। अच्छा, 3 देने का क्या मकसद है? कोमा के साथ सेपरेट किया। 3 देने का मकसद यही है कि सबसे पहला अप्लाई होगा फ़ॉन्ट फैमिली में, सबसे पहला अप्लाई होगा। मोस्टली यही होता है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड ना हो ये वाला फ़ॉन्ट तो ये वाला होगा अप्लाई। अगर ये भी इंस्टॉल्ड ना हो तो ये लास्ट वन जो दिया हुआ है ये अप्लाई होगा। बात फॉलो कर रहे हो? जी सर। जी सर। यानी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड ही नहीं है ये वाला, फर्ज करें फ़ॉन्ट नहीं है तो वो तो उसको शो नहीं करेगा, वो तो नॉर्मल उसको शो कर देगा फ़ॉन्ट को। तो फ़ॉन्ट फैमिली फिर कौन सी अप्लाई होगी? सेकंड वन। अगर ये भी इंस्टॉल्ड ना हो तो थर्ड वन होगा। आप फोर्थ वन भी दे सकते हैं इसी तरह, यानी 3-4 आप फ़ॉन्ट फैमिलीज दे सकते हैं। तो ये भी यानी प्रॉब्लम्स आती रही हैं या आ सकती हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी जो वेब पेज है वो प्रॉपरली सभी के पास जाए। यानी एक बंदा उसके पास फर्ज करें 2 बंदे इसको एक्सेस कर रहे हैं, एक के पास हमारी वेबसाइट को, एक के पास गैरामोंट नहीं है इंस्टॉल्ड, एक के पास है। जिसके पास इंस्टॉल्ड है उसको वो तमाम का तमाम पेज जो है वो यानी पैराग्राफ्स वो गैरामोंट में शो करेगा। जिसके पास इंस्टॉल्ड नहीं है उसको टाइम्स न्यू रोमन में शो करेगा। यू फॉलो? यस सर। जी सर। जी जी जी, क्वेश्चन था? समझ आ गई है बेटे सभी को? जी सर। ओके ओके, फिर है जी फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज जो है ये 3 तरह से अप्लाई होता है। एक तो पॉइंट्स के जरिए से हमने करके देख लिया, सेकेंडली मैंने आपको पिक्सल्स का बताया था, और थर्ड वन है एम्स। EM साथ लिखा जाता है, ये M जो है EM हम लिखते हैं, ये मल्टीपल बेसिकली उसको कर देता है। M जो है ये मल्टीपल के लिए भी यूज़ होता है, और सेकेंडली इसको वो कंसीडर करता है जैसे एक कैपिटल M होता है उससे भी बाज़ का वो कंसीडर करता है कि उतना साइज़, लेकिन मल्टीपल जो है वो ज़्यादा करीब तरीन है। तो फ़र्ज़ करें अब हम लोग वैल्यूज़ तीनों में वैल्यू देते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। इसी के अंदर चले जाते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ फैमिली हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई नहीं की हुई फ़ॉन्ट की, साइज़ दे रहे हैं, बल्कि ऊपर साइज़ दिया हुआ 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स दिया हुआ है। अगर ये मैंने आप लोगों को बताया भी था 30 पॉइंट्स है, अगर हम पिक्सल्स कर दें तो फ़र्क पड़ेगा इसमें। अभी ये है तो जब हम इसको 30 पिक्सल्स कर देंगे तो पिक्सल कम होते हैं अमूमन, यानी आपकी जो स्क्रीन सपोर्ट कर रही है। अब ये पिक्सल्स हैं तो पिक्सल्स ने अगर हम लिखेंगे तो वो इस तरह से, यानी पिक्सल क्या करता है फिक्स कर देता है पॉइंट्स आपको, पिक्सल जो होते हैं वो वेरिएबल होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी आपकी जो स्क्रीन है वो कितने पिक्सल्स को सपोर्ट कर रही है उसके मुताबिक आपको टेक्स्ट शो होगा। लेकिन जब हम लोग पॉइंट्स लिख देते हैं तो पॉइंट जो है वो पॉइंट का मतलब पॉइंट ही है, यानी पॉइंट जो जैसा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देते हैं या पावर पॉइंट वगैरह में देते हैं पॉइंट्स, तो पॉइंट जो है ये फिक्स होते हैं। यानी अब आपको जब भी आप किसी भी ब्राउज़र पे ओपन करेंगे
किसी भी कंप्यूटर पे, तो वो आपको इतना ही साइज शो करेंगे, यानी 30 पॉइंट्स का। ये 30 पॉइंट है। पॉइंट्स जो है ये बेसिकली 1 इंच का 72वां हिस्सा होता है एक पॉइंट, 1 पॉइंट। अगर हम इसको 1 पॉइंट दे देते हैं, 30 की बजाय 1 दे देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 इंच का 72वां हिस्सा। ये देखिए बहुत बारीक सा उसने शो की, ग्रीन लाइन हल्की सी नजर आ रही होगी। लेकिन अगर इसको मैं 72 कर देता हूं तो ये एग्जैक्टली 1 इंच हो जाएगा, यानी 72 डिवाइडेड बाय 72 इट मीन्स के 1 इंच। नहीं समझ आई बात? यस सर। आगे तो सर। ये पॉइंट्स में होता है, यानी ये फिक्स होते ही हैं। पॉइंट्स जो हैं ये फिक्स्ड होते हैं। आप लोग ज्यादा भी कर सकते हैं पॉइंट्स, तो बढ़ाए जा सकते हैं। 100 पॉइंट्स कर देते हैं तो इतना इसको शो कर रहा है। यस अगर सर। 100 पिक्सल्स कर दें तो पिक्सल जो है उनको देखें कम शो कर रहा है मेरे सिस्टम के लिहाज से। हो सकता है कि आपके इससे भी कम शो करे या इससे ज्यादा शो करे पिक्सल्स। यानी पिक्सल्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं आपकी स्क्रीन के लिहाज से कि आपने कौन सी रेजोल्यूशन को अप्लाई किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। जो रेजोल्यूशन होगी उसके मुताबिक उसको शो करेगा। पता है ना, रेजोल्यूशन हम देखते हैं, इसकी बैकग्राउंड जो होता है हम अपने सिस्टम की रेजोल्यूशन को सेट कर लेते हैं, तो उसके मुताबिक जो है ये पिक्सल्स अप्लाई होंगे। अच्छा, लास्ट वन है हमारे पास एम्स। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं 1 एम दे देता हूँ। 1 एम जो है ये एक्चुअली 12 पॉइंट्स के बराबर होता है। अगर 12 पॉइंट्स मैं दे दूं और 1 एम दे दूं तो ये एक बराबर है। ये देखें, ये इसने शो कर दिया। और अगर इसको मैं 12 पॉइंट्स भी देता हूं तो दे आर सेम। ये देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ा है उसको। यानी 1 एम जो है वो 12 पॉइंट्स के बराबर है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लें। ठीक हो गया। अब मैं दे रहा हूं इसको 2 एम, तो 2 एम कितना हुआ? 24 पॉइंट्स। 24 पॉइंट्स हो जाएंगे। फॉलो कर रहे हो बात? इस तरह से अगर 3 पॉइंट्स Yes, दे sir. देते हैं, 3 एम देते हैं तो ये 3 एम यस सर। तो ये एम इस तरह से 5 एम है, ये 5 एम दे देते हैं। हम दे के देखते हैं 6 एम जो है ये पूरे 1 इंच के बराबर होगा जी, यानी 72 पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें। ये 6 एम हमने दे दिया। अब यहाँ पे मैं इसकी बजाय 72 पॉइंट्स देता हूँ और इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेरा ख्याल बात समझ आ गई आप लोगों को। तो ये 12 का कॉम्बिनेशन 12 का जो है आप लोगों ने उसको ऐड अप करते जाना, उसका मल्टीपल है जो। बाकी आप लोग पॉइंट्स में भी इसको दे सकते हैं जी बेटा। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, अगर हम एम्स देते हैं तो आप लोग एम को इस तरह से भी दे सकते हैं, यानी 1.25 एम, 1.25 पॉइंट कितना होगा? 1.25 कितना होना चाहिए? यानी 12 इसमें हो गए और 4 इसमें हो गए, 16 पॉइंट्स ये इसके इक्वल है 1.25 एम। बात फॉलो कर रहे हो बेटे? यस सर। यस सर। तो 3 का जो है वो फर्क पड़ रहा है इसी तरह से। अच्छा मैं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको 1.50 कर देते हैं तो ये देखिएगा इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोग पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, इसका ये फायदा होता है एम का। तो ये तीनों हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज जो है इनको अप्लाई करके देख लिया। ये देखें, क्लियर? जी सर। यस सर।
ये आ गया जी फ़ॉन्ट साइज पॉइंट्स में, और फिर फ़ॉन्ट वेट एंड फ़ॉन्ट स्टाइल भी हमने अप्लाई करके देख लिया, बोल्ड इटैलिक स्टाइल को अप्लाई करके देख लिया है। उसके बाद और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कौन कौन सी हैं? लाइन हाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये अलाइनमेंट हमने करके देख ली हुई है पहले। ये मैंने फर्स्ट डे आपको करवा दिया था टेक्स्ट अलाइन। ये 4 तरह की होती है, लेफ्ट, सेंटर एंड जस्टिफाई, और लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई, 4 तरह की होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट के लिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। तो पहले हमने फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ को देखा है। टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन है, डेकोरेशन में हम लोग इसको अंडरलाइनिंग दे सकते हैं। और फिर लाइन हाइट है। लाइन की हाइट जो है, ये गैप होता है बिटवीन जो लाइंस, यानी टेक्स्ट आपने लिखा, 2 लाइनें लिखी, उनका जो गैप होगा वो शो होगा। फिर वर्ड स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग है, और टेक्स्ट इंडेंट है। तो इन सभी को अप्लाई करके देखते हैं जी। यहाँ पे मैं अब पूरा पैराग्राफ देने जा रहा हूँ ताकि अच्छा, ये पैराग्राफ हमने दे दिया। देखें, पी के ऊपर हमने क्लास पैरा की अप्लाई की हुई है, और यहाँ पे पी एंड हो रहा है। नीचे वाली मैं चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ, हेडर स्टाइल वगैरह ये सारे ये ख़त्म कर रहा हूँ। रहने देते हैं। तो ये एक पैराग्राफ उसने शो कर दी हुई है हमें। अब पैराग्राफ को हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से वैल्यूज, इसको मैं 100 दे देता हूँ और इसको 70 दे देता हूँ। देखते हैं कौन सा कलर बनता है। अच्छा, अभी भी ये ग्रीन ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू भी कम करते हैं जी, 130 कर देते हैं इसकी वैल्यू। तो ये कलर बांधा है, थोड़ा सा विजिबल भी है। अच्छा, इसको हम लोग क्या करेंगे, हमने 1.5 mm दिया हुआ है, इसको 2 mm दे देते हैं। एक तो साइज थोड़ा बड़ा हमें पैराग्राफ शो हो रही है, लेकिन इसकी जो लाइनें हैं वो देखिएगा, ये दी जो है इसके बाद स्पेस है, तो स्पेस ये छोड़ रहा है। या अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद अमेंड करके देखते हैं, 2.20 करके देखता हूँ मैं, अब बेहतर है। हम इसकी अलाइनमेंट अब करेंगे। देखें कि कोई लाइन पहले ख़त्म हो रही है, कोई बाद में हो रही है, तो हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट करने के लिए टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। अलाइन जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट अलाइन होता है। अगर हम लोग राइट अलाइन कर देते हैं तो ये देखें, राइट अलाइन उसने इस तरह से शो कर दी है। क्लियर? यस सर। अगर इसको सेंटर लाइन करते हैं तो सेंटर दोनों तरफ से सेंटर में हर लाइन को कर देगा। और इसी तरह से अगर इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफिकेशन क्या होती है, दोनों तरफ से जस्टिफाई कर दिया जाए, उसको तराजू जैसे होता है बराबर कर दिया जाए, तो ये जस्टिफाई कर दिया। यानी उसने फिर कैसे किया है इसको जस्टिफाई, किसी लाइन के अंदर अल्फाज के दरमियान स्पेस ज़्यादा कर दी है। ये देखो, इस लाइन में ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे ऊपर वाले में कम है स्पेस। समझ आ रही बात? तो किसी में ज़्यादा और किसी में कम स्पेस है, वो इसको चलाएगा। ये देखें, ये कम है स्पेस, यहाँ पे लफ्ज़ों के दरमियान ज़्यादा है। इधर की जो है वो उससे थोड़ी सी कम है, यहाँ पे मज़ीद कम है। तो स्पेस को अरेंज करके वो पैराग्राफ को सेट कर देता है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट अलाइन। देन हम लोग उसको अंडरलाइन कर देते हैं।